हेलो डियर क्लासमेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस यूनिट में हम पढ़ने जाएंगे 13। हेलो डियर क्लासमेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू डूइंग वेल। सो अब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और दिसंबर का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो हम यूनिट 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्णिक श्रेणियाँ और उत्तर व दक्षिण भारत में शहरीकरण। मेनली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किस तरह शहरीकरण हुआ। ठीक है, कैसे वहाँ से गांव से लोग शहरों की तरफ बढ़े और शहरीकरण हुआ, उद्योग लगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये भी पढ़ेंगे कि श्रेणियाँ को ये मत समझना कि कोई वर्ग है या कुछ जाति से। इसको इस तरह से समझना कि शहरों में जो श्रेणियाँ होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि शहरों में अलग अलग टाइप की पोस्ट होती हैं। किसी भी अगर हम कंपनी में देख रहे हैं, मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि श्रेणियाँ जो है किस प्रकार से। जैसे शिल्पकार हो गया, तो इस टाइप की श्रेणियाँ थी। उत्पादन हो गया, मूर्तिकार हो गया, ऐसे ऐसे करके ये श्रेणियाँ निकल कर आई। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अब प्रस्तावना को छोड़ देते हैं और तीसरा शहरीकरण इससे स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। हम पहले इस तथ्य का अध्ययन कर चुके हैं कि गुप्त काल के बाद भूमि अनुदानों की बढ़ती प्रथा एक महत्वपूर्ण पहलू था। विद्वानों का मानना है कि इस विशेषता के कारण अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण हुआ और भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का अंत हुआ। देखो, इसमें बताया गया है कि गुप्त काल के बाद जो गुप्त काल था उसमें ब्राह्मणों को, या फिर देखा जाए कि गुप्त काल के बाद से ही अनुदानों, जो भूमि अनुदान दिए गए हैं। हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े कि जो राजा होते थे तो वो भूमि अनुदान करते थे। किनको? ब्राह्मणों को देते थे, मंदिरों को देते थे, पंडितों को देते थे। और जिस कारण से क्या हुआ, सामंतवाद आ गया। ठीक है, और जो शहरीकरण था, जो शहरीकरण अर्थव्यवस्था थी, वो ग्रामीकरण हो गई, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया तक होने लग गया, व्यापार वगैरह। ठीक है, जैसे हमने देखा था पहले प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से सामंतवाद आ गया। फिर उसके बाद वो सिर्फ एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह होने लग गया। व्यापार भी होता था पर इतना ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, किस तरह जो राजा थे अपने भोग विलास की जो चीज़ें थी, कहाँ से वो व्यापार करते थे, शहरों से व्यापार करते थे। जिससे क्या हो कि धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया और फिर कुछ टाइम बाद, फिर कुछ समय बाद वापस से थोड़ा शुरुआत से धीरे धीरे करके शहर में फिर से व्यापार होने लगा। ठीक है, अब हम पढ़ें। माना जाता है कि 300 से 1000 सीई के बीच अखिल भारतीय पैमाने पर शहर गायब हो गए। ये क्षय लंबी दूरी के व्यापार की गिरावट का परिणाम था। परिणाम स्वरूप जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए उन्हें सामंती उत्पादन प्रवृत्ति के रूप में समझा गया। हालांकि विद्वानों ने सामंतवाद के निरूपण में विसंगतियों और अंतर्विरोधियों को इंगित किया। हालांकि विद्वानों ने सामंतवाद के निरूपण हालांकि ये सच है कि प्रारंभिक मध्यकाल में शहरी पतन शहरों के प्रत्याग द्वारा चिन्हित किया गया है। ये भी उतना ही निश्चित है कि कई अन्य बस्तियां अस्तित्व में रहीं और फली फूली। इन सभी पहलुओं की पिछली इकाई में हम चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान इकाई में विचार करने के लिए जो प्रासंगिक है वह यह है कि भारत के कई हिस्सों में 1000 सीई से पूर्व की अवधि में शहरी विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे कि हमने पढ़ने जाएंगे कि किस तरीके से, मतलब ऐसा भी नहीं था कि व्यापार पूरा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, देखो व्यापार कहाँ होता है, शहरों के अंदर होता है। तो शहर भी शहरीकरण ही देख रहे हैं। तो शहर ऐसा नहीं कि पूरा ही बंद हो चुका था, ठप हो चुका था, पर कुछ था भी। ठीक है, व्यापार संपर्कों, सड़कों, व्यापारियों के घरों, बाजार स्थानों, स्मारकों, मंदिर, कारीगर के निवास स्थलों आदि के साथ हुई शहरी केंद्र उभरे। गौर करने बात
गौर करने वाली बात तो ये है कि ये शहर केंद्र अपनी शुरुआती ऐतिहासिक समझों से इस तथ्य से भिन्न थे कि अपने ग्रामीण संदर्भों में गहराई से निहित थे। उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण, जिसका ऊपरी केंद्र गंगा घाटी में स्थित था और जो माध्यमिक शहरी केंद्रों के विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य रहा। प्रारंभिक मध्यकाल ने इसके विरुद्ध कोई ऐसा इसको छोड़ते हैं उत्तर भारत में शहरीकरण, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है कि क्वेश्चन भी यही बन के आता है कि उत्तर भारत में शहरीकरण क्या है, कैसा था, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसा फला फूला। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं उत्तर भारत में शहरीकरण। भू अनुदानों संबंधी गहन अध्ययन दर्शाते हैं, मतलब जिन्होंने अध्ययन किया होगा इसके ऊपर कि जो भू अनुदान दिए गए हैं उनके ऊपर, कि अभिलेखों में बाजार पूरी तरह नदारद नहीं थे। यहाँ तक कि पूर्व 1000 सीम के अभिलेखों में भी अभिलेख और साहित्य स्रोत विभिन्न प्रकार के बाजार की विद्यमानता को दर्शाते हैं, जिनमें से कुछ 600 CE पूर्व में ज्ञात थे। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकाल में उत्तर भारत में अभिलेखों में हट या हाटिका शब्द बारंबार नजर आते हैं। हट हाटिका शब्द आमतौर पर विनिमय के एक ग्रामीण स्तरीय छोटे केंद्र को इंगित करता है। यह शब्द आधुनिक शब्द हाट के रूप में आज भी जीवित है, जो बंगाल के और बिहार में व्यापक रूप से जाना जाता है। ऐसे ग्रामीण बाजार केंद्रों की प्रकृति आवधिक होती है या लेन देन रोज़ नहीं होता है, बल्कि सप्ताह में केवल 1 या 2 निर्धारित दिनों में ही होता है। जैसे ये सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि जो प्रारंभिक मध्यकाल है उस समय पर बाज़ार को हट या हटिका नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखो हट हमने सुना होगा, क्या होता है हाट वह जो एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पे हर प्रकार के सामान जो होते हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है, हर प्रकार के, जैसे एक बाज़ार में होता है नॉर्मली, है ना, तो उसी प्रकार वहाँ पे भी उस समय पे प्रारंभिक मध्यकाल में भी था। ठीक है, और आज हम भी इसको हाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम भी समझते हैं ये हाट को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक तो हम दिल से कंपेयर कर सकते हैं, पर हाट हम अलग ही समझते हैं, हम इसका मतलब भी जानते हैं। तो मतलब सोचिए कि हाट ये अभी भी एग्जिस्ट करता है वर्ड। ठीक है, तो हट संबंधी ऐसे अनेक पुरालेखीय वर्णन हट के निकट ही पेयजल, विश्राम गृह और भोजन गृह की उपलब्धता की बात भी कहते हैं। देखो, अगर जिसको इन वर्ड्स का मतलब नहीं है, पेयजल मतलब जो पानी पीने की एक जगह होती है, पानी पीते हैं। ठीक है, विश्राम गृह जहाँ पे लोग आराम करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, मेरे गांव में क्या था कि कहीं पे भी सड़क के ही एक झोर में, मतलब साइड में एक छोटा सा एक कमरा टाइप बनाया जाता है, जिसमें लोग इतनी दूर से चल के आते हैं और वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। मेरे गांव में मेरे ऐसे होता है, मतलब जहाँ सड़कों में, तो वैसे ही विश्राम गृह एक मान सकते हैं, लोग आते हैं वहाँ पे विश्राम करते हैं। ठीक है, भोजन गृह, भोजन भी करवाते हैं। जैसे होटल वगैरह देख लो, हमारे जब हम कितने लंबे दूर सफ़र में जाते हैं तो हम भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए कहाँ रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं। तो उस समय भी शायद हाट जब आते थे लोग दूर दूर से, तो वो भोजन भी वहीं किया जाता होगा, है ना। और रही बात, ये बता क्या रहा है कि ये सिर्फ हाट जो था ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए लगता था, वो भी सप्ताह में 1 बार। ठीक है, ये संभवतः एक ऐसा हट का संकेत करता है जो कि किसी साधारण हट के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण या वृद्ध होता था। ऐसा एक उदाहरण संभवतः देवपाल देवहट था। ये नालंदा के प्रसिद्ध मठ और विश्वविद्यालय के नज़दीक ही स्थित था। तो अगर हम देखें नालंदा, ठीक है, नालंदा एक विश्वविद्यालय था। जैसे कॉलेजेस होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वैसे ही एक नालंदा एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने। अगर आपको नालंदा के बारे में नहीं पता है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जैसे DU यूनिवर्सिटी है तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, कहाँ से आते हैं। उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय भी था। मैं आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट डाल देती हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चे पढ़ते थे, भारत के बच्चे पढ़ते, बल्कि बाहर से भी बच्चे आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। ऐसा एक ज्ञान था वहाँ पर। ठीक है, पर क्या हुआ, जब बाहर से भारी आक्रमण हुए तो खासकर शायद
भारी आक्रमण हुए तो वहाँ की जितनी भी किताबें थी, पूरे एक बड़ा सा लाइब्रेरी थे वहाँ पर, पुस्तकालय थे वहाँ पे, तो उसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, जब आक्रमण किया हुआ वहाँ, तो वहाँ पे ही उसी की झोर में या फिर उसी की अगल बगल में नज़दीक क्या था, मठ था, हट था स्थित। ठीक है, विख्यात पालवंशी शासक देवपाल के नाम पर यह हट संभवतः किसी साधारण ग्राम सरे बाजार के मुकाबले अधिक बड़ा और प्रसिद्ध था। तदनंतपुरा से प्राप्त एक अन्य अभिलेख पाया गया है। प्रारंभिक मध्यकालीन